वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के फोर्थ और लास्ट कंपोनेंट पे, जिसका नाम है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। देखो, वैसे तो सीबीएसई ने ये तुम्हारे सिलेबस में से हटा रखा है, तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था इस टॉपिक को कवर करवाने का। पर जब मैंने सीबीएसई का सैंपल पेपर देखा तो मैं दंग रह गया। सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन वाले टॉपिक में से क्वेश्चंस डाल रखे थे। फिर जब मैंने दूसरे स्कूलों के प्री बोर्ड 1 के सैंपल पेपर देखे तो उन्होंने भी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में से कुछ क्वेश्चंस डाल रखे थे। तो जो पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन में से बहुत इंपॉर्टेंट है, वही स्टफ मैं तुम्हारे साथ यहां पे डिस्कस करूंगा। और तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बोर्ड पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में से कोई क्वेश्चन डालेगा तो वो इसी वीडियो में से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम यही समझो कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन होता क्या है। जो तुम्हारी बुक में ये डेफिनेशन दे रखी है वो मैंने बोर्ड पे लिख दी है, बट तुम इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में हम डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। जैसे देखो, इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो। इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में हम ये देखेंगे कि कितने परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं, कितने परसेंट लोग पंजाबी बोलते हैं, कितने परसेंट लोग उर्दू बोलते हैं, कितने परसेंट लोग साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरीके से हम पॉपुलेशन के दूसरे कंपोनेंट को भी स्टडी कर सकते हैं कि जैसे इंडिया के कितने परसेंट लोग लिटरेट हैं और कितने परसेंट लोग इलिटरेट हैं। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन के कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं और कितने परसेंट लोग टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब डेफिनेशन पे आते हैं। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को स्टडी करना, उस पॉपुलेशन को एनालाइज करना on the basis of age and sex, language, religion, literacy, occupation structure, etc. etc. इस चैप्टर में हम इंडिया की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को 4 बेसिस पे पढ़ेंगे। फर्स्ट, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, मतलब इंडिया में कितने परसेंट लोग गांव में रहते हैं, कितने परसेंट लोग शहर में रहते हैं। सेकंड, लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन, इसमें हम लैंग्वेज का कॉम्पोजिशन देखेंगे। थर्डली हो जाता है रिलीजियस कॉम्पोजिशन, इसमें हम रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ है कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। तो हम पहले डिस्कस करते हैं रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। इंडिया की 68.8% रूरल पॉपुलेशन है, मतलब इंडिया के 68.8% लोग विलेजेस में रहते हैं। इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6,40,000 विलेजेस हैं। देखो, एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली याद कर लेना। इंडिया में बिहार और सिक्किम जैसे स्टेट में रूरल पॉपुलेशन की हाई परसेंटेज है। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दादरा एंड नगर हवेली हैज दी हाई प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। अब हम देखते हैं इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन कितने परसेंट है। इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन है 31.16%। ये क्वेश्चन सीबीएसई का सबसे फेवरेट है। नेम द इंडियन स्टेट विच हैज हाई परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, मतलब इंडिया के उस स्टेट का नाम लिखो जिसमें अर्बन पॉपुलेशन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकती है, नेम द स्टेट विथ लो परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और अगर सीबीएसई पूछ ले, नेम द यूनियन टेरिटरी हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो ये तो यार सबको पता है, हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इस स्लाइड में से सिर्फ गोवा और दिल्ली इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन पे। तो देखो, तुम और मैं हम ये जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। देखो, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर जुल्म किए हैं, बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। ग्रायसन नाम का एक ब्रिटिशर था जिसने इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को देखा। इसने देखा कि हर 2 किलोमीटर के बाद इंसानों के बोलने का तरीका चेंज हो रहा है। तो ग्रायरसन ने एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया को कंडक्ट किया और इसे ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया करने में बहुत टाइम लगा था।
अब ग्रायसन ने इतनी मेहनत करके जो डेटा इकट्ठा किया था उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली चीज, इंडिया के अंदर टोटल 179 लैंग्वेजेस हैं। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर टोटल 544 डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट मतलब लहजा। जैसे इंग्लिश को बोलने के कई सारे एक्सेंट होते हैं, एक होता है इंडियन एक्सेंट, एक होता है अमेरिकन एक्सेंट, एक होता है ब्रिटिश एक्सेंट। तो डिफरेंट एक्सेंट को ही हम डायलेक्ट कहते हैं। तीसरी चीज, इंडिया के अंदर टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम इन्हीं 22 लैंग्वेजेस का यूज करके दे सकते हो। तो इंडिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है हिंदी, और संस्कृत, बोडो, मणिपुरी जैसी लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है। चलो एक और फन फैक्ट बताता हूं। देखो, जैसे राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज बोली जाती है और गुजरात में गुजराती लैंग्वेज। अब राजस्थान में जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो तुम्हें बहुत सारे डायलेक्ट देखने को मिलेंगे, और बॉर्डर एरियाज के पास जो लोग रहते हैं उनकी लैंग्वेज में तुम्हें बहुत सारी राजस्थानी के वर्ड और बहुत सारी गुजराती के वर्ड देखने को मिलेंगे। मतलब जो लोग बॉर्डर्स पे रहते हैं वो एक मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं। और फिर जैसे जैसे तुम गुजरात में नीचे की तरफ आते रहोगे तो वहां भी डायलेक्ट्स चेंज होती रहेंगी। अब इंडिया की जितनी भी मेजर लैंग्वेजेस हैं वो सब सिर्फ 4 फैमिलीज में से निकली हैं, या फिर ऐसे समझ लो कि इन 4 फैमिलीज में से ही इंडिया की मेजर लैंग्वेजेस का जन्म हुआ है। अब एक बार हम इन फैमिलीज के नाम भी देख लेते हैं। इंडिया में 73% लोग आर्यंस हैं जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलते हैं। इंडिया में 20% द्रविड़ा पीपल रहते हैं, मतलब साउथ इंडियंस, जो कि द्रविडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं। 1.38% लोग निषादाज हैं जो कि ऑस्ट्रिक फैमिली से निकली हुई लैंग्वेजेस बोलते हैं, और 0.85% पीपल जो कि किराता हैं वो सीनो तिब्बतन लैंग्वेजेस को बोलते हैं। इनमें से लार्जेस्ट फैमिली है आर्यंस की। अब देखो, आर्यंस होते कौन हैं? जो इंसान इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को बोलता है वो आर्यन होता है, और इंडिया में 73% आर्यंस हैं। और इस पूरी स्लाइड में से सिर्फ ये लार्जेस्ट फैमिली के फैक्ट फिगर्स याद कर लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई लार्जेस्ट फैमिली में से ही क्वेश्चंस डालता है। अब हम देखते हैं थर्ड कॉम्पोजिशन को, दैट इज रिलीजियस कॉम्पोजिशन। अब हम थोड़ी सी चर्चा रिलीजन के बारे में कर लेंगे। इंडिया के अंदर हिंदूज की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, या फिर यह कह लो कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हिंदूज हैं। अब देखो, हिंदूज की तो मेजॉरिटी है, तो अब बाकी जितने भी रिलीजन हैं इंडिया में वो सब माइनॉरिटी बन जाएंगे। तो मुस्लिम्स आर लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। इसे ऐसे समझो कि इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा है। फर्स्ट पे तो हिंदूज हो गए और वो मेजॉरिटी हो गए। अब हिंदू मेजॉरिटी हो गए तो बाकी सारे रिलीजन हो गए माइनॉरिटी, और अब इन माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो इसी तरह से मुस्लिम्स बनते हैं लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। अब जो इंडिया में क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो ज्यादातर रूरल एरियाज में रहती है, और जैन और बुद्धिस्ट लोगों की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे कम है। अब हम आते हैं आखिरी कॉम्पोजिशन पे, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अब वर्किंग पॉपुलेशन को स्टडी करने के 2 तरीके हैं, फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस और सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। चलो, तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक स्टेटस का बाइफर्केशन देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे इंडिया में 3 तरह के लोग मिलते हैं, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। अब मेन वर्कर वो इंसान होता है जो कि एक साल में 183 डेज काम करता है या 183 से ज्यादा दिन काम करता है, या फिर ऐसे समझ लो जो इंसान एक साल में 6 महीने से ज्यादा काम करता है उसे हम मेन वर्कर कहते हैं। अब मार्जिनल वर्कर वो होते हैं जो जॉब तो करते हैं लेकिन ये साल में सिर्फ 2 या 3 महीने काम करते हैं, मतलब ये सीजनल वर्कर्स होते हैं, और ये लोग पूरे साल में 6 महीने भी काम नहीं करते। और थर्ड टाइप के लोग होते हैं नॉन वर्कर। अब इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास जॉब नहीं होती है, जैसे छोटे बच्चे, हाउसवाइफ, या जो लोग रिटायर हो गए हैं, या जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं।
ये सब मिलकर नॉन वर्कर्स कहलाते हैं। नॉन वर्कर्स को हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये फूड, वाटर, क्लोथ, इन सब चीज़ों के लिए वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे तुम सब फूड के लिए अपने पापा के ऊपर डिपेंड करते हो। और अब हम जल्दी से ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन भी पढ़ लेते हैं। ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन का मतलब है कि एक इंसान कौन से सेक्टर में काम कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। अब प्राइमरी एक्टिविटी में भी दो लोग काम करते हैं। फर्स्ट, कल्टीवेटर्स, मतलब जो कि अपने खेतों पर खुद खेती करते हैं। और सेकंड टाइप के लोग हैं एग्रीकल्चरल लेबर्स, मतलब जो कि दूसरों के खेतों के ऊपर खेती करते हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर पे काम करते हैं उन्हें हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स कहा गया है। और जो लोग टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें अदर वर्कर्स कहा गया है। 2011 के डेटा के अनुसार वर्किंग पॉपुलेशन को 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबर, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर एंड अदर वर्कर्स। अब हम थोड़ा सा 2011 के डेटा के ऊपर नजर घुमाते हैं। 54.6% इंडियन पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में काम करती है, वहीं पर सिर्फ 3.8% लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं और 41.6% लोग टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं। ये वाला डेटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही रफली देख लो। अब धीरे धीरे कर कर लोग प्राइमरी सेक्टर को छोड़ते जा रहे हैं और जो लोग प्राइमरी सेक्टर को छोड़ देते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में जाकर काम करने लग जाते हैं। लगता है कि आने वाले कुछ सालों में प्राइमरी सेक्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन टू नॉन फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशंस। और अगर हम फीमेल्स को देखें तो फीमेल सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में काम करती हैं। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा फीमेल्स काम नहीं करती। फीमेल से याद आया कि हर एक सोसाइटी नेचुरली डिवाइडेड है मेल्स, फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स में। ये तो एक बायोलॉजिकल डिवीजन है, बट हमारी सोसाइटी मेल्स, फीमेल्स और ट्रांसजेंडर को अलग अलग रोल्स दे देती है, जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस बन जाता है। जिस कंट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है हम उसे एक सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं कह सकते। ये डिस्क्रिमिनेशन उस देश की डेवलपमेंट में भी बाधक बनता है। जरा सोचो, कितनी सारी लड़कियां तो अपने परिवार के डर की वजह से जॉब नहीं करती। अगर ये फीमेल्स भी वर्क करें तो उस कंट्री की जीडीपी ग्रो करेगी। यूएनडीपी ने तो यहां तक कह दिया था कि इफ डेवलपमेंट इज नॉट इनजेंडर्ड इट इज एंडेंजर्ड। मतलब अगर तुम अपनी कंट्री के मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स को इक्वल फ्रीडम नहीं दोगे तो तुम्हारी कंट्री को डेवलप होने में बहुत मुश्किलें आएंगी। अब इंडिया में बहुत सी लड़कियों को एजुकेशन ही नहीं दी जाती है। बेचारियों को 10th या 12th के बाद स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया जाता है। उनके घर वाले उन्हें जॉब करने से भी मना करते हैं। फीमेल्स का बहुत ही कम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इलेक्शंस में बहुत कम फीमेल्स खड़ी होती हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि सेम वर्क करने के लिए लड़के को ज्यादा पैसे मिलते हैं और लड़कियों को कम पैसे मिलते हैं। तो इस सब डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था एक प्रोग्राम जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और तुम लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ और अपने प्राण बचाओ, वरना पेपरों के बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तो मैं भी नहीं बता सकता। सर, हम आपका इशारा समझ गए, हम जरूर पढ़ेंगे। यस हमें सर, पढ़ना हम ही होगा पढ़ेंगे। सर, हम जरूर पढ़ेंगे। और इसके साथ तुम्हारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। देखो, इस वीडियो के लिए तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी मैंने तुम्हें इस वीडियो में कवर करवाया है वो तुम्हारे लिए इनफ है। अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो तुम उसे कर लोगे। चलो तो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग।